बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ भाषा बोध की इकाई, जिसके कुछ मुख्य बिंदु हमारे छूट गए थे, उनको पुनः लेकर उपस्थित हूँ। उनको समझेंगे, उनमें कैसे हम अंक प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में हमें उसको कैसे लिखना है, इन सभी बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहला हमारा जो बिंदु था भाषा बोध का, वह था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में हम बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग तो करते हैं बच्चों, पर उनके अर्थ यदि हम जाने अनजाने में हमें याद नहीं रहते। तो मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं और वाक्यों में प्रयोग उनका कैसे करते हैं, वह हम यहाँ समझेंगे। जब कोई वाक्यांश विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना या गुस्सा होना। जब हम बोलते हैं आज मैं बहुत आग बबूला हूँ, तो वहाँ पे अर्थ निकलेगा मैं आज अत्यंत क्रोधित हूँ या मैं बहुत गुस्सा हूँ। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, लोक में प्रचलित होते होते, ये तो यहाँ तक हो गया मुहावरे। अब लोकोक्ति को हम समझते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है। लोक में प्रचलित होते होते विशेष अर्थ देने वाली उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कही जाती हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, लोक धन उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोक में प्रचलित होते होते विशेष अर्थ देने वाली उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कही जाती हैं। अब लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर भी पूछ सकते हैं, 2 अंक में, 3 अंक में, कैसे भी वो पूछे जा सकते हैं। यदि 2 अंक में अंतर पूछे जाएं तो हमें कोई 2 अंतर लिखना होगा, और जब हम 3 अंक में अंतर हमसे पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, तो कोई 3 अंतर हमें इसमें लिखना होगा। तो मुहावरा, जिसमें पहला अंतर होता है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा पर बल देने के लिए होता है और लोकोक्ति का प्रयोग घटना पर बल देने के लिए होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए बच्चों, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते हैं, वो वाक्यांश होते हैं, उनका प्रयोग कहीं भी बीच में किया जाता है। और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, मतलब कहीं भी हम एक मुहावरा लिख के उसका प्रयोग नहीं कर सकते, पूरे वाक्य के साथ कहीं भी उसका हम वाक्यांश का प्रयोग उसमें सम्मिलित रूप से करते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तीसरा अंतर, मुहावरे का प्रयोग भाषा पर बल देने के लिए होता है, लोकोक्ति का प्रयोग घटना पर बल देने के लिए होता है। तो ये हो गए मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। अब कुछ मुहावरे के उदाहरण देख लेते हैं। मुहावरा है खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होगा बच्चों अत्यधिक परिश्रम करना। मुहावरा है खून पसीना एक करना, अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग किस तरह करेंगे, ये हम देख लेते हैं। राजेश ने खून पसीना एक करके घर बनाया, या राजेश ने खून पसीना एक करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसा भी आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि उसमें ये जो मुहावरा है इसका प्रयोग जरूर होना चाहिए, तभी वो वाक्य में प्रयोग पूरा कहलाएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप अर्थ का करते हुए इसमें प्रयोग कर दें। जो मूल मुहावरा है वह उसके अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत आना अति आवश्यक है। अब आगे जब हम वाक्यों में प्रयोग समझ लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ मुहावरे और अर्थ दिए हैं, उनके उदाहरण दिए हैं। मुहावरा चार चांद लगना, अर्थ सुंदरता में बढ़ोतरी होना। मुहावरा घाट घाट का पानी पीना, अर्थ है बहुत अनुभवी या जानकार होना। मुहावरा आग में घी डालना, अर्थ है क्रोध को और भी बढ़ावा देना। तो यहाँ कुछ मुहावरे हैं। अब हम कुछ लोकोक्ति के उदाहरण देख लेते हैं। लोकोक्ति के उदाहरण है अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होगा बच्चों अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ, और इसका अर्थ होगा बच्चों अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। अगला उदाहरण से समझते हैं। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका अर्थ हम लिखेंगे अपनी ही बातों को महत्व देना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग भी समझ लेते हैं। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका अर्थ तो था अपनी ही बातों को महत्व देना, और वाक्यों में प्रयोग होगा आजकल तो सभी लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग
अलापते हैं। तो इस तरह से इसमें भी मूल जो लोकोक्ति है उसका आना अति आवश्यक है। इस प्रकार से ये हो गए लोकोक्ति के उदाहरण। अब हम आ जाते हैं विज्ञापन लेखन पर। विज्ञापन लेखन जो भी 3 अंक का हमारा आ सकता है, 2 अंक का आ सकता है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। विज्ञापन लेखन आखिर होता क्या है? विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है बच्चों। वि धन ज्ञापन। वि का अर्थ है विशेष या विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। विशिष्ट जानकारी को ही विज्ञापन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से जानकारी देना विज्ञापन लिखना कहलाता है या विज्ञापन लेखन कहलाता है। अब सूचना लेखन क्या कहते हैं? विज्ञापन लेखन के पश्चात सूचना लेखन भी हमारा अगला बिंदु है। किसी भी महत्वपूर्ण बात या तथ्य या विशेष को कम से कम शब्दों में सटीक ढंग से लिखना सूचना लेखन कहलाता है। अब जब हमने विज्ञापन लेखन समझ लिया, सूचना लेखन समझ लिया, तो इनको कैसे बनाया जाता है, इनका क्या प्रारूप होता है, इनको निर्माण करने के क्या तरीके होते हैं, क्या सावधानी इसमें बरतनी चाहिए, उनको भी हम देख लेते हैं। विज्ञापन लेखन यदि आपको दिया जाता है कि कोई भी आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि विषय दे दिया जाएगा कि इससे संबंधित विज्ञापन बनाइए, तो यहाँ पे आपको प्रयास किया गया है एक हेलमेट का विज्ञापन बना करके बताया जा रहा है। अब हमें विज्ञापन देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ एक हेलमेट बना दिया, उसका नाम भी हमें देना है, या आप कोई जो आपकी संस्था है, कंपनी है, उसका नाम भी दे सकते हैं कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। जो इसमें विशेषताएं हैं उनको भी आपको लिखना है। इसमें जो आप ऑफ़र बताएंगे या कोई मुफ्त चीज़ आप देंगे तो वो भी आप इसके साथ लिखेंगे। इसको एक अंदर बॉक्स में बना करके आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और इसका अभ्यास कर लीजिए। एक अन्य उदाहरण ले लीजिए, पानी बचाओ पर विज्ञापन लेखन तैयार करना है। पानी बचाओ पर आप नल बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं नल में से, और कुछ कोटेशन लिख सकते हैं, उसमें स्लोगन लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है, पानी बचाएं जीवन बचाएं, जल की हर एक बूंद है कीमती, जल हमको बचाना है, बिन पानी के जी नहीं सकते, इस धरती पर जीवित रह नहीं सकते, पानी को व्यर्थ नहीं फैलाना है, पानी की हर एक बूंद है कीमती। एक बार पुनः इसको कोटेशन को पढ़ लीजिए। बिन पानी के जी नहीं सकते, इस धरती पर जीवित रह नहीं सकते, पानी को व्यर्थ नहीं फैलाना है, पानी की हर एक बूंद है कीमती। तो इस तरह से आप कोटेशन या कोई भी तर्क तुकबंदी लगा करके 2 लाइनें लिख करके भी एक विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन बना सकते हैं। एक और देख लीजिए, अब ग्रीष्म काल चल रहा है, ग्रीष्म काल के पश्चात बरसात आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, तो छाते की आवश्यकता लगेगी। हमें एक छाता खरीदना है, तो हम जब छाता खरीदने जाते हैं तो कैसे कैसे विज्ञापन हमें देखने में आते हैं। तो यहाँ हम एक छाते के लिए विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। छाते का नाम दे देंगे, उसमें आप कोई ऑफ़र या कुछ मुफ्त देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, या कुछ आप उसमें छूट प्रदान करना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, और एक आकर्षक छाते का चित्र भी आप बता सकते हैं। तो अब हम आइए इन तीनों विज्ञापनों के बाद विज्ञापन लेखन के समय या विज्ञापन बनाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान में रखने योग्य बात होती है, या कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, उनको एक क्रम बिंदुवार देख लेते हैं क्रम से। तो पहली जो बात है वह है, सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे एवं बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि जिस वस्तु का हम विज्ञापन बना रहे हैं उसका नाम मोटे अक्षरों में दे, वो कहीं छिप ना जाए। अगला है, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल या जो धमाका या क्रय करने के लिए जो हम उसको बता रहे हैं, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्द लिखने चाहिए। विज्ञापित वस्तु के प्रमुख गुणों का उल्लेख करना चाहिए। विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु अथवा उत्पादन का एक बड़ा सा चित्र देना चाहिए। जिस वस्तु का हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, चाहे पेंसिल हो, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे छाता हो, किसी का भी हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं तो उसका एक आकर्षक चित्र जरूर उसमें होना चाहिए। स्टॉक सीमित है, या जो हम छूट देना चाहते हैं, या जल्दी कीजिए जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग हम इसमें आवश्यक रूप से करें।
मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख भी अवश्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। तो ये विज्ञापन लेखन के समय ध्यान रखने वाली सभी बातें हैं। अब हम आ जाते हैं सूचना लेखन पर। आखिर सूचना लेखन तो हमने समझ ही ली, सूचना लेखन किसे कहते हैं। अब हम इसको लिखने का एक तरीका भी देख लेते हैं, एक प्रारूप देख लेते हैं। सूचना लेखन, यहाँ पे आपको जब सूचना लेखन तैयार करने के लिए दिया जाता है तो यहाँ पे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, एक रक्तदान शिविर का आयोजन है। आप विद्यालयों में देखते हैं कि आपके प्राचार्य द्वारा या वरिष्ठ अधिकारी या शिक्षक के द्वारा कोई सूचना प्रसारित की जाती है, नोटिस आता है रजिस्टर में, तो वो सूचना किस प्रकार से आती है। जब हमारे विद्यालय में, यहाँ विद्यालय भी हो सकता है या अन्य कोई सी भी संस्था हो सकती है, उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर जो सूचना है वह किस पर आधारित है, सूचना का विषय क्या है, यहाँ पे लिखा जा रहा है रक्तदान शिविर का आयोजन। यहाँ पे हम दिनांक लिख देंगे, दिनांक, किस दिनांक को इसका आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, स्टाफ सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महादान, अब विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मैंने विद्यालय का नाम छोड़ा हुआ है, में रेड क्रॉस के तत्वाधान के एक रक्तदान शिविर का आयोजन इस दिनांक को आयोजित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि रक्तदान करके दूसरों के प्राण बचाने के पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जैसा कि हम जानते हैं रक्तदान एक महादान होता है, तो यहाँ पे उस रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सूचना लेखन का एक प्रारूप यहाँ हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले बिंदु पर, वह हमारा है संवाद लेखन। बच्चों, संवाद किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। दो व्यक्तियों के बीच की आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद जितना सहज, स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद का सहारा लेते हैं। संवाद जितना जीवंत, सहज तथा रोचक होगा उतना ही प्रभावित करेगा। अच्छी बातें सभी सुनना पसंद करते हैं। तो संवाद को एक बार पुनः समझा देती हूँ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद जितना सहज, स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद का सहारा लेते हैं। संवाद जितना जीवंत, सहज तथा रोचक होगा उतना ही प्रभावित करेगा। अच्छी बातें सभी सुनना पसंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया संवाद लेखन। अब संवाद लेखन जब हमारा परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि विषय दे दिया जाएगा कि मोबाइल के उपयोग पर दो व्यक्तियों के बीच के संवाद लिखिए, या शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए, पिता पुत्र के मध्य, पुत्री माता के मध्य, किसी के भी मध्य वो संवाद हमसे लिखवा सकते हैं। तो संवाद में हम 3 बिंदु अपने और 3 बिंदु दूसरे व्यक्ति के लिखेंगे, 6 बिंदु लिखेंगे, तभी जाके ये हमें पूरा होगा। तो अब यहाँ पे मोबाइल के उपयोग पर संवाद, तो एक संवाद का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ 2 मित्रों के बीच संवाद है। एक मित्र का नाम है राहुल और दूसरे मित्र का नाम है अनमोल। अनमोल, तुम्हारे पास मोबाइल है? तो अनमोल बोल रहा है, हाँ राहुल मेरे पास मोबाइल है। राहुल, अनमोल तुम्हारे माता पिता तुम्हें मोबाइल का उपयोग करने देते हैं? अब यहाँ पे वो प्रश्न कर रहा है। तो अनमोल ने कहा, हाँ वह मुझे समय समय पर मोबाइल का उपयोग करने देते हैं, क्योंकि मैं अपने अध्ययन के लिए उनसे मोबाइल मांगता हूँ। मतलब उसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर रहा है वो। राहुल, अच्छा मित्र, अब मैं भी मोबाइल का सदुपयोग ही करूँगा। तो ऐसे ये 3 बिंदु अपने राहुल के हो जाएंगे और 3 बिंदु यहाँ अनमोल के होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 ही यहाँ पे अंकित है, पर आपको 3 बिंदु को ही लिखने रहेंगे, तीनों के 3-3 बिंदु। तो ये रहा आपका मोबाइल के उपयोग पर संवाद। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद लेखन पर। एक जो हमारा अंतिम बिंदु रह गया है वो अनुच्छेद लेखन रह गया है। हम क्या करते हैं, अक्सर निबंध जब लिखने जाते हैं तो उसको अनुच्छेद के प्रारूप में लिख देते हैं, पर हमें अनुच्छेद और निबंध दोनों में बहुत ही अंतर समझते हुए दोनों को अलग अलग लिखना है। अनुच्छेद एक पैराग्राफ राइटिंग होती है, एक जो हम गद्यांश से रिलेटेड लिखते हैं। तो अनुच्छेद लेखन क्या होता है वो देख लेते हैं।
अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी भाव या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। इसे लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है, जो पाठक के मन पर सीधे प्रभाव डालता है। अतः ये एक प्रभावशाली एवं उपयोगी लेखन शैली है। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी भाव या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है, जो पाठक के मन पर सीधे प्रभाव डालता है। अतः यह एक प्रभावी एवं उपयोगी लेखन शैली है। अनुच्छेद विषय अनुरूप होना चाहिए। विषय से हम भटके ना, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो प्रश्न के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कितनी शब्द सीमा एक अनुच्छेद की होगी या कौन सा प्रश्न क्रमांक है, वो हमें कितनी शब्द सीमा में लिखना है, उसका भी हम विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से जो हमारे पूरे ये यहाँ पे विषय सामग्री है, विषय बिंदु हैं, उनको हमने विस्तृत रूप से समझा। इसका आप ज़रूर लाभ लेंगे। आज की कक्षा में आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार।